आज की वीडियो में हम दो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट जर्नीज को देखेंगे और समझेंगे कि अलग अलग स्टेज पर प्रोग्रेस किस तरह नजर आती है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट के रिजल्ट्स और देखते हैं उनकी जर्नी किस तरह डेवलप हुई। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं 22 के अराउंड था तो तब से मेरी थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो गई थी हेयर की। फिर लगभग 24-25 जब एज थी उसके अराउंड मेरी हेयर लाइन कम हो गई थी। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे और जो टेक्निक थी वो QHT थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। फॉलोअप जो QHT का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं, आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे जो बिल्कुल थिन थे, लेकिन फ्रंटल एरिया पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और यह सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये बॉल्डनेस स्लाइटली उनके मिड स्कैल्प को डैमेज कर रही थी। बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन्ड थी, इसीलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट था। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट का डोनर एरिया, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, जिससे हेयरलाइन प्लगी या अननेचुरल नहीं लगती और एक यूथफुल हेयरलाइन मिलती है। फ्रंटल एरिया और स्लाइट मिड स्कैल्प के कुछ पार्ट्स में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट हुए। इस केस में टोटल 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। हमारे पेशेंट की सर्जरी में QHT क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज किया गया, जो कन्वेंशनल मेथड से अलग है। इस टेक्निक में फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने और इम्प्लांट करने का प्रोसेस सिमल्टेनियसली होता है, यानी जिस टाइम ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे होते हैं उसी टाइम उन्हें इम्प्लांट भी किया जाता है। इस अप्रोच से ग्राफ्ट्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और फॉलिकल्स का सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो जाता है, जिससे हीलिंग भी फास्ट होती है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन के रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 1 साल का एक्सपीरियंस। मेरा नाम हर्षवर्धन है। ये मेरी 5th PRP है और मेरा ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ था, 10th जुलाई। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ट्रांसप्लांट से पहले, वो मेरे जो रिजल्ट आए हैं उससे अच्छे ही आए हैं। मतलब मैंने सोचा था कि मेरे बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स नहीं लगे हैं, 2500 लगे हैं, लेकिन लोग किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। बेस्ट रिजल्ट तो यही है। मेरी अराउंड 25 ईयर्स के अराउंड मेरे शेडिंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब मेरी हेयरलाइन रिसीड हो गई थी। लगभग मेरी 21 या 22 से लेकर 25 तक बहुत हद तक आगे से बाल कम हो गए थे। तो ये मुझे रीज़न इसका ये लगता है कि शायद जेनेटिक होगा, जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे फादर की भी रिसीडिंग हेयरलाइन है तो मेरी भी, इसलिए शायद कम हुई। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं 22 के अराउंड था तो तब से मेरी थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो गई थी हेयर की। फिर लगभग 24-25 जब एज थी उसके अराउंड मेरी हेयरलाइन कम हो गई थी। फिर उसके बाद मैं अपने शीशे में देखता था और मेरे को मेरे फ्रेंड्स फीडबैक देते थे, बोलते कि तेरे बाल कम हो गए हैं। और शैम्पू करते हुए भी मेरे हाथ में बहुत बाल आते थे, तो शेडिंग लगातार डेली मतलब काफ़ी होती थी। तो मेरी लाइफ में जो इफ़ेक्ट्स हैं कंपेयर टू पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज दिखा। पहले तो ये कि
जो मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फीडबैक देते थे, बोलते थे कि तेरे बाल कम हो गए हैं, कोई कोई तो मेरे को गंजा ही बोलता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब किसी को पता ही नहीं है ना। मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है, उनको पता भी नहीं चलता है, देख के उनको लगता है नेचुरल बाल है। जो मतलब मेरे, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह को तो पता है फिर भी, तो वो बोलते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे भी बता कहाँ से करवाया। तो ओवरऑल चेंज बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे जब मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया था कि मैं ट्रांसप्लांट करूंगा, तब मैंने फिर थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करी। मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखी, मैंने इंटरनेट में सर्च किया, तो मुझे जो टॉप में जो मिला मेरे घर के आसपास और इंडिया में लगभग जो जिसकी बेस्ट रेटिंग थी, कमेंट्स मैंने पढ़े, लोगों के फीडबैक पढ़े, तो मुझे क्यूएस्ट का फीडबैक बहुत अच्छा था, तो लोग सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसी को सेलेक्ट किया। उसका रीज़न एक तो ये है कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, उनकी मैंने वीडियोस देखी थी हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स की, और उसके बाद मैंने उनसे उनको कांटेक्ट किया क्यूएसटी को, और उनसे मैंने कंसल्ट किया और मुझे कॉस्ट इफेक्टिव लगा, तो इसलिए मैं क्यूएसटी आया ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो मेरा ट्रांसप्लांट वाला डे था, मैं उस दिन यहाँ आया। पहली बात तो स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, उन्होंने मुझे पूरा पूरा बता दिया क्या क्या प्रोसीजर होगा। उससे पहले मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर ने मेरी पहले हेयर लाइन डिसाइड करी कैसी होगी, मुझे दिखाया, फिर मेरे से पूछा सेटिस्फाइड हो, तो मुझे भी वो सही लगी। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा जो भी आगे का क्या प्रोसीजर होगा, रिजल्ट्स कितने टाइम में आएंगे, तो मुझे पूरा क्लियर कर दिया था डॉक्टर ने। और जब मैं ये सब इन चीज़ों से सेटिस्फाइड हुआ, फिर मैं तैयार हो गया सर्जरी के लिए। तो ओवरऑल मेरे को स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे कहीं भी कंफ्यूजन था वो पूरा क्लियर हो गया था। अब बात आती है सर्जरी की। जब ट्रांसप्लांट होता है उस समय जो जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट होता है, बिल्कुल मुझे उसकी हाइजीन बहुत अच्छी लगी। एरिया बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल शांत था, और ओवरऑल हम काम थे, हमको मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर लोग कांस्टेंट सर्जरी के टाइम पे बात कर रहे थे मेरे से, और मेरे से कांस्टेंट पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है। तो मुझे पेन तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसीजर के ड्यूरिंग प्रोसीजर वो लगाते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह लगाते हैं, तो वो हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसी हिसाब से वो उसको ऐसा करते हैं कि पेन ना हो। और बाकी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह वो बीच में पूछते रहते हैं, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको वॉशरूम जाना है, तो ये सब चीज़ें आप खुल के बता सकते हैं उनको, वो पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे, और जो टेक्निक थी वो क्यूएसटी थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने ये वाली इसलिए चूज़ करी क्योंकि पहली बात तो मैंने ये क्यूएसटी क्लिनिक है, यहाँ मैंने देखा था कि ये जो प्रोसीजर करते हैं क्यूएसटी के थ्रू भी करते हैं। इनका ये बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है कि जो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर होता है बहुत शॉर्ट होता है ड्यूरेशन में, उससे आपका ओवरऑल जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे आते हैं। जितने आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे लगभग सारे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कम ड्यूरेशन में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने चूज़ करा क्यूएसटी। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट पूरा हो गया, फिर मुझे स्टाफ ने और डॉक्टर ने मुझे पूरा ब्रीफ कर दिया था कि क्या क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद क्या क्या मेरे को प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जैसे कि जो ये सर्जिकल कैप होती है मुझे हमेशा पहन के रखनी है, और सेकेंडली ये जो सेलाइन सॉल्यूशन होता है हर एक घंटे में मुझे स्प्रे करते रहना है ताकि हाइड्रेटेड रहे। और उसके बाद कुछ भी वर्कआउट अवॉइड करना है जिससे कि स्वेट आए, और धूप में जाना या बाहर जाना अवॉइड करना है कुछ दिनों तक। और जो मेडिसिन इन्होंने दी हैं जो पेन वगैरह रिड्यूस करती हैं, या जो भी ये जो भी मुझे सप्लाई करी गई मेडिसिन वो टाइम पे लेनी है, तो मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए। ओके, फॉलोअप जो क्यूएचटी का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं, आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करा के घर जाएंगे, आपको उसके अगले दिन आपको रिमाइंडर आएगा कि आपको सारे प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने हैं, और आपको एक रिटन इंस्ट्रक्शन तो मिलते हैं, लेकिन वो लोग वर्बल भी आपको बताते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे आपको तला भुना ये सब नहीं खाना है। तो और 5th डे आपको वापस कॉल आएगा जिसमें वो आपको बोलेंगे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको पेन तो नहीं है,
और आपसे फोटोज मांगेंगे ताकि वो रिजल्ट्स वगैरह देखें कि सब कुछ ओके है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हेड वॉश करना है 5th डे। फिर ये सब आपका हो जाएगा। फिर आपको 1 महीने के पहले आपको पीआरपी के लिए कॉल आएगा। आपको बोलेंगे, फिर से आप अपनी फोटो शेयर करेंगे, फिर आपको पीआरपी के लिए यहाँ आना पड़ेगा। और पीआरपी में भी सेम आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपका मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, फ्री कंसल्टेशन है। डॉक्टर आपको कोई भी परेशानी है आप बता सकते हो डॉक्टर को। और ये आपका जो फॉलोअप हर महीने लगभग हर स्टार्टिंग में जैसे पहले महीने में एक आपको कॉल आएगा, फिर आपको 2nd मंथ भी आएगा, 3rd मंथ आएगा। उसके बाद आपको ये फिक्स्ड इंटरवल में कॉल करते रहेंगे। आप अपनी फोटो शेयर करते रहेंगे और वो आपको वहाँ से फीडबैक देते रहेंगे। और बाकी अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अब जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी होती है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज आता है वो आपका शेडिंग फेज आता है। मोस्टली सभी का आता है, मेरा भी आया था। तो मेरा लगभग अराउंड आफ्टर 2.5 मंथ, 2.5 महीने के बाद मेरे शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया। मेरे हेड वॉश करते हुए या अगर मैं सर पे हाथ भी लगाता था तो मेरे बहुत सारे हेयर शेड होते थे और मुझे शीशे में देख के पता लगता था कि बाल बहुत कम हो गए। फिर 3 महीने के आसपास लगभग मेरे जो मैक्सिमम शेडिंग हो गई थी, जितने लगभग 80% मेरे शेड हो गए होंगे हेयर जो मेरे ट्रांसप्लांट हुए थे। तो उस समय आदमी थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये मेरा फेल हो गया, क्या हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने इतने सारे रिजल्ट देखे हैं और मैंने वीडियोस देखी थी और बाकी मेरा फॉलोअप चल रहा था क्यूएचटी के साथ, क्लिनिक के साथ, तो उन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब मेरे 2 महीने जब हुए थे, उन्होंने बोला था सर आपका शेडिंग फेज अभी स्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि 3 मंथ्स के आसपास मेरा शेडिंग स्टार्ट हुआ। फिर 4 महीने के आसपास मेरे वापस हेयर ग्रोथ आ गई। फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर उसके बाद मेरे रिजल्ट्स तो आते रहे। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ जिनको भी ये दिक्कत है कि उनकी हेयर लाइन कम है या जिनके बहुत बाल झड़ चुके हैं या जिनको ओपन पब्लिक में कैप पहनने की आदत है, क्योंकि उनको शर्म आती है अपना सर मतलब खुला रखने में, इसलिए वो ढक के जाते हैं। या जिनको अपने जो आजकल का टाइम ऐसा है कि 25 ईयर्स या 20 साल में लोगों के बाल इतने झड़ जाते हैं, तो आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिसको अपना यूथ चाहिए, वापस चाहिए, तो वो मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहें तो क्यूएचटी क्लिनिक पे आ सकते हैं, इनसे कंसल्ट करिए, ये आपकी मदद करेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा। और क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लिनिक से मैंने कंपेयर किया, तब जाके मैंने फाइनलाइज किया, क्योंकि यहाँ के आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जो यहाँ टेक्निक यूज होती है क्यूएचटी, वो भी एक मतलब बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बाकी टेक्निक से ज़्यादा अच्छे आएंगे। और वो टेक्निक होते हुए ये लोग फिर भी इनके जो कॉस्ट है वो बहुत इकोनॉमिकल है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप यू कैन गो फॉर दी क्यूएचटी क्लिनिक। तो मैं अपना जो फीडबैक है मैं इसी चीज़ से ख़त्म करूँगा कि मैं अपने जो रिजल्ट से ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अभी जो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ पब्लिक में ओपनली विदाउट कैप में जा सकता हूँ, वो सिर्फ मुझे ये कॉन्फिडेंस क्यूएचटी क्लिनिक की वजह से आया है। तो थैंक यू क्यूएचटी क्लिनिक। आफ्टर 1 year ट्रांसप्लांट, पेशेंट की स्कैल्प हेल्थी, डेंस और नेचुरल लुकिंग हेयर ग्रोथ से फिल हो चुकी थी। हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम्ड हो गई, जिससे उनका ओवरऑल फेशियल प्रोफाइल और सिमेट्री दोनों एनहांस्ड हो गए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में इंप्रेसिव वॉल्यूम और डेंसिटी हासिल हो गई है। अब उनका ओवरऑल लुक सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर हम पेशेंट के 1 साल के नतीजे को उनकी पहले की स्थिति के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस स्कैल्प पर क्लियरली विजिबल है। उनकी एम शेप हेयरलाइन परफेक्टली रिफ्रेम्ड हो चुकी है, जिससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स एनहांस हो गए हैं। डैमेज्ड फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज अब नेचुरल एंड वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ से भर गए हैं। पेशेंट की स्कैल्प पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेटिव हेयर्स
इतने स्मूथली ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के साथ मर्ज हो गए हैं कि उन्हें देखकर कोई डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता कि कौन से हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हैं और कौन से नेचुरली ग्रोन। आज हमारे पेशेंट फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बालों को स्टाइल कर पा रहे हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हेयर कट्स भी एफर्टलेसली मेंटेन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स और ओवरऑल प्रोग्रेस। तो मैंने अपना यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो डिसाइड किया था काफ़ी जानकारी लेकर अलग अलग जगह पर, देहरादून में, हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान में। उसके बाद मेरे को यहाँ पर समझाया गया कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो प्रोसेस समझने के बाद फिर मैंने मन बनाया कि ठीक है मैं यहीं से कराता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। सो कॉन्फिडेंस इस हद तक गिर जाता है कि मेरे पास तो कैप्स का कलेक्शन है, लगभग 10 से 11 कैप ही मेरे पास हैं जो मैंने पिछले 2-3 साल में इकट्ठी करी थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि है, मैं राजस्थान से हूँ और मैंने जो अपनी पीआरपी है वो अपने 24 में ही कराई थी यहाँ से QHT हरिद्वार से। और इसका जो भी आगे की रिव्यू और बातें हैं वो हम आगे अब बताएंगे, सवाल जवाब जैसा कि मेरे से पूछा जाएगा। तो मैंने अपना यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो डिसाइड किया था काफ़ी जानकारी लेकर अलग अलग जगह पर, देहरादून में, हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान में। फिर काफ़ी जगह जब नॉलेज ली इस चीज़ की तो स्टार्टिंग में तो डर सबको रहता है, फिर बट एक ट्रस्ट वाली बात होती है। तो क्योंकि मैंने देखा, फिर सबसे प्राइमरली मैं बताऊंगा तो मैंने राजपाल यादव की जो वीडियो देखी QHT हरिद्वार की, तो मेरा ट्रस्ट वहां से थोड़ा जगा कि मैंने कहा हाँ सही जगह है, यहाँ पर जाकर पहले जानकारी लेते हैं। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो उन्होंने मेरे को सब प्रोसीजर बताया कि ऐसे ऐसे होता है। मैं अपने हेयर फॉल जब से मेरा शुरू हुआ था उससे पहले से ही, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले से ही मैं अपनी पीआरपी ले रहा था दिल्ली में एक जगह से। बट मैं देख रहा था कि पीआरपी से डायरेक्ट इतना मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का मन बनाया था, फिर मैंने यहाँ पर आकर कंसल्ट किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पर समझाया गया कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो प्रोसेस समझने के बाद फिर मैंने मन बनाया कि ठीक है मैं यहीं से कराता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। और 26 मई 2024 को मैंने अपना ट्रांसप्लांट किया था और आज है 25 जून 2025, तो लगभग जो है 13 महीने हो चुके हैं। सो दिस टाइम मेरी ये 7th पीआरपी कराने के लिए आया हूँ मैं 11 महीने में। तो अभी ये है कि जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट बताते हैं कि डॉक्टर आपको करेंगे, उस दिन सबसे पहले प्रोसेस होता है कि आपके पहले हेड को शेव करा जाता है, जिससे बालों की जो लेंथ है वो बिल्कुल कम कर दें। और वहां पर स्लिट्स बनाए जाते हैं जहां पर बाल लगेंगे। तो अगर आपका ज्यादा एरिया है अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसमें 2 दिन लगते हैं मोस्टली। पहले दिन स्लिट बनाते हैं, दूसरे दिन ग्राफ्ट लगाते हैं। स्लिट मतलब आपकी जगह बनाते हैं सर में कहाँ जहां पर बाल लगेंगे, और अगले दिन फिर वहां पर ग्राफ्ट आपके लगाते हैं। अगले दिन ही ग्राफ्ट निकालते हैं, हैंड टू हैंड लगाते हैं। इसीलिए उसका सक्सेस रेट यहाँ पर QHT में ज्यादा है। सो मैं यहाँ पर आया था उस दिन, फिर हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, स्लिट्स बने, और हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद फिर मैं एक दिन हरिद्वार में ही रुका। फिर मैं अपने जो है घर चला गया। सो आपको इनिशियली जो है ध्यान रखना होता है सर्जरी के 7 से 10 दिन, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि आपको हेड का मूवमेंट थोड़ा डाउन नहीं लेना, जिससे आपका ब्लड फ्लो हेड में अचानक से ज्यादा ना बढ़े। और आपको सर नहीं लगाना किसी भी चीज पर, रगड़ना नहीं है सर को, जैसे सोते टाइम हो जाता है कभी कभार। तो इन चीजों की केयर करनी होती है, और ये इतना सोचने वाली बात नहीं है, बिकॉज बहुत इजी हो जाता है। आप आजकल वो चल गए हैं जो बसों में हम ट्रेवल करते टाइम यूज करते हैं, नेक पिलो, उसको आप पहन के सो सकते हो बैठे बैठे चेयर पे। तो मैंने यही किया था पर्सनली, और तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी हेड को स्ट्रेट रखने में। 7 दिन के बाद आपको फिर थोड़ा 10-15 दिन और कैप पहन के रखनी पड़ती है, सर्जिकल कैप, जिससे आपके मेनली डस्ट और धूप ना जाए डायरेक्ट जहां पर आपके हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो जब ये प्रोसेस 21 दिन का मेनली होता है, इसके बाद आपको लगभग जब 1 महीना पूरा हो जाता है, वैसे इसी दौरान आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं कि आपको जो है हेड स्प्रे करते रहना है, और
जो भी दवाई खाने को दी जा रही है स्वेलिंग को रोकने के लिए, और ये सब चीजें आपको समझा दी जाती हैं ऑन टाइम टू टाइम, और आपको जो है 24/7 कांटेक्ट भी दिया जाता है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप वहां से उनसे पता कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका 1 मंथ हो जाता है तो मेरे को फिर पीआरपी के लिए और यहाँ पर कंसल्ट करने के लिए दोबारा बुलाया गया था। फिर मैं आया तब मेरा देखा गया कि जो एरिया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद उसमें पीआरपी की गई। देन आपको फिर इसमें कुछ ऐसा केयर वाली बात नहीं है कि आपको उतना ही हसल करना पड़ेगा इस चीज में, बट आपको ये है कि मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, बिकॉज 1 मंथ और 1.5 मंथ के बाद आपका शेडिंग फेज लगभग शुरू होने लगता है। तो आपका फिर 3-4 महीने तक शेडिंग फेज चलता है। शेडिंग फेज में कुछ नहीं है कि जो आपके बाल लगाए गए हैं शाफ्ट्स, तो उनका जो रूट का एरिया है वो तो लगा दिया, इम्प्लांट कर दिया आपके सर में, तो उसके ऊपर का जो बाल है वो झड़ने लगता है, क्योंकि अभी वो नया लगाया जैसे। बट हमको ऐसा ना लगे कि वो पूरा हमारा डैमेज हो गया सर, नहीं, उसमें जो जड़ होती है वो नीचे ही होती है सर में, और वो बाद में 3-4 महीने के बाद उगने लगती है। तो यही होता है शेडिंग फेज में। मोस्टली लोग डरने लगते हैं कि हमारा तो ट्रांसप्लांट खराब हो गया, बट ऐसा नहीं होता। उसके बाद आपको केयर यही करनी होती है कि आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना है टाइम टू टाइम, अपना हेयर वाइटामिन खाने हैं, और पीआरपी को इनिशियली एवरी मंथ रखें। उसके बाद साल में 2 बार 3 बार जितना भी आपसे हो सकता है, और यही मेजरली केयर होती है। और यहाँ पर जब डॉक्टर्स की बात करें तो काफी अच्छे से समझाते हैं डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बताया और ठीक है बोल दिया कि आप करा लीजिए। आपको इनिशियली सब समझा दिया जाएगा, इनिशियल स्टेज से लेके लास्ट तक सब समझा दिया जाएगा। मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी 11 से 12 महीने हो चुके हैं अब। इनिशियली जब मैं यहाँ पर आया था तो डॉक्टर्स ने जब चीजें समझाई थी, तब मैंने उनको अपने पुराने कुछ फोटोज दिखाए थे। मैंने कहा कि जब मैं अब से 2 साल पहले जब मेरे हेयर फॉल शुरू हुआ था, उस टाइम पे मेरी हेयर लाइन ऐसी थी। तो वो डॉक्टर्स ने देखे और उसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने हेयर लाइन जो है डिजाइन करी। और वो आपकी हेयर लाइन ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा नीचे हो या ज्यादा ऊपर करें, वो बस उसको ऑप्टिमल लेवल पे रखते हैं, जिससे कि आप ऐसा ना हो कि 10 साल बाद वो अजीब लगे या अभी से अजीब न लगने लगे। सो मेनली क्या होता है कि आपका जब भी हेयर फॉल होना शुरू होता है तो इनिशियली आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, और आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं जिसके भी हेयर फॉल होता है। उसी लाइन में मैं भी था, उसी ग्रुप में मैं भी था। मैंने भी हर प्रोडक्ट यूज किया है बाहर से, और हर हेयर फॉल का जो भी बोलेंगे टैबलेट और जितने भी मार्केट में ऑयल है, सीरम्स है, सब मैंने अप्लाई किए, सब मैंने यूज किए, बट मुझे कोई ऐसा खासा रिजल्ट नहीं मिला। बिकॉज हेयर फॉल मोस्टली जो मेंस में होता है वो जेनेटिक ही होता है, तो वो बाहर की चीजों से ऐसे कंट्रोल होता नहीं है, रुकता नहीं है। फिर जब मैंने लास्ट में डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करी तो उन्होंने फिर पीआरपी के लिए सजेस्ट किया, तो फिर मैंने पहले पीआरपी कराई। 4-5 पीआरपी मेरी हो गई, तब मेरे को समझ आया कि पीआरपी में भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर मैंने यहाँ पर आकर जब बात करी तो उन्होंने समझाया कि जब रूट्स ही नहीं है, ऑलरेडी रूट्स आपकी जा चुकी हैं स्काल्प पे से, तो पीआरपी भी नहीं उगा सकती उनको। तो मेनली हमें रूट्स ही वापस लगानी पड़ेंगी ट्रांसप्लांट करके, तो उसके बाद पीआरपी जो है वो फायदा करेगी आपको। तो फिर ये चीज मेरे को जब समझ आई तो फिर अब जो है इजी लगता है ये सब। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो कि ये सब प्रोसेस क्या है, तब आपको बहुत टफ लगता है कि बहुत मुश्किल चीजें होंगी, बट जब आप एक कदम आगे रख देते हो तो आपको सब समझ आने लगता है कि क्या प्रोसेस है इन चीजों का। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी लो होने लगता है जब आपका हेयर फॉल होता है। मेरे साथ भी यही बात थी। आपकी मेनली एज जो है मेंस में वो लगभग मैं तो कहूँगा 15 साल ऊपर ही चली जाती है। अगर आप 25 के हो तो 40 के लगने लगोगे। लेकिन जैसे ही आपकी हेयर लाइन दोबारा मेंटेन की जाती है, हेयर दोबारा लगाए जाते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ को आप जो है इम्प्रूव करते हो, मेंटेन करते हो आगे चल के, तो वो फिर दोबारा कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाता है। कॉन्फिडेंस इस हद तक गिर जाता है कि मेरे पास तो कैप्स का कलेक्शन है।
लगभग 10 से 11 कैप ही मेरे पास हैं जो मैंने पिछले 2-3 साल में इकट्ठी करी थी, क्योंकि मैं हमेशा कैप्स ही पहनता था। मेरे को खुद ही पसंद नहीं था कि मैं मिरर के आगे जाऊं और जो है देखूं अपने फेस को, बिकॉज वो अजीब लगने लगता है, स्पेशली जब आप यंग एज में होते हैं तो आपको काफी अजीब लगता है वो। तो फिर अब ये है कि अब आप देख सकते हो काफी, बस ये है कि ये थोड़े हेलमेट से ऐसे हो गए, बाकी इनको मैं मेंटेन करके रखूं तो काफी अच्छी लगती है हेयर स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से जाता है। आप तो जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे होंगे, मेरी जो हेयर लाइन थी वो काफी पीछे रिसीड कर गई थी, और अभी जो है वो हेयर लाइन डॉक्टर ने जो बनाई है वो काफी अच्छी है। और मेरा तो ये मानना था कि साइड में भी जो है टेम्पल्स इम्प्रूव किए जाएं, बट एज डॉक्टर सजेस्टेड कि नहीं, वो आगे जाकर अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे कि मेरी एज अगले 5 साल में बढ़ेगी, मैं अपने 30s में आऊंगा, तो क्योंकि नेचुरली भी थोड़े पीछे जाने चाहिए मेल्स के जो बाल होते हैं, तो वो अजीब ही लगेंगे फिर बिल्कुल। तो उस रिगार्डिंग सिर्फ मेरी हेयर लाइन पे काम किया गया था और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आप दोनों फोटोज को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप यहाँ आकर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आपका अपने आप मन हो जाएगा कि ठीक है, मेरे को सब क्लेरिफाई यहाँ पे किया गया है, मेरे सारे डाउट जो हैं वो यहाँ पर समझाए गए हैं, तो क्यों ना मैं यहीं पर अपनी जो है आगे की जर्नी इनिशिएट करूं हेयर ट्रांसप्लांट की। तो उस बारे में मेरा कोई डाउट नहीं है। आप QST क्लिनिक में बिल्कुल स्मूथली आ सकते हैं, यहाँ पर अपना जो भी क्वेरी है उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, अपना हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस मामले में मैं अगर बोलूँ तो मैं तो रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, जो भी यहाँ पर मेरे को ट्रीट किया गया है, क्योंकि मेरे को आज तक ये नहीं लगा कि हर बार मैं जा रहा हूँ तो मेरा एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो कि ठीक है, हमने हेयर ट्रांसप्लांट तो कर ही दिया। मैं जितनी बार आता हूँ उतनी बार मेरे को उसी तरीके से वेल ट्रीट किया जाता है, PRP के लिए हो, चाहे मेडिसिन के लिए हो, चाहे नॉर्मली कंसल्ट करने के लिए हो कि मुझे आगे बालों में क्या करना है। सो दिस इज वेरी गुड टू इनिशिएट योर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, QST क्लिनिक, हरिद्वार। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.